मेरा नाम अंजना है। मैं उस गरीब बस्ती में पैदा हुई थी जहाँ दीवारें भी रोती रहती थीं और छतें बारिश में टपकती थीं। मेरी यादों का पहला कोना अभी ठीक से बना भी नहीं था कि मेरे पिता इस दुनिया से चल बसे। मैं सिर्फ 1 साल की थी। माँ कावेरी ने उन्हें इतना प्यार किया था कि उनके बाद दूसरी शादी का नाम तक न लिया। गाँव मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी सबने समझाया, कावेरी जवान औरत हो, अकेले क्या करोगी? लोग ताने मारेंगे। कोई सहारा तो चाहिए। माँ हर बार एक ही जवाब देती, जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसा गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपनी बेटी को किसी सौतेले बाप के नीचे नहीं डाल सकती। कोई बोला, किस्मत की चिंता नहीं। माँ आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती और कहती, किस्मत तो भगवान लिखता है, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ। माँ दिन में 4-4 घरों में काम करती, सुबह 4 बजे उठती, चाय बनाती, मुझे जगाती, फिर निकल पड़ती, कहीं बर्तन मांजने, कहीं पोछा लगाने, कहीं कपड़े धोने। जो 2-400 रुपए मिलते उसी से घर चलता, मेरा दूध आता, मेरे कपड़े सिलते। कभी कभी शाम को थकी हारी लौटती तो उनके हाथों में एक फटा हुआ खिलौना या 2 आने की मिठाई होती। कहती, ले बेटी, आज मालकिन ने दिया। मैं खुश हो जाती, माँ को गले लगा लेती। मैंने कभी पिता की कमी नहीं महसूस की क्योंकि माँ ने खुद को मेरे लिए माँ भी बना लिया था और बाप भी। वक़्त ने करवट ली, मैं बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। माँ ने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, जहाँ फीस नहीं लगती थी, पर किताबें, कॉपियाँ, ड्रेस, जूते सबके लिए पैसा चाहिए था। माँ कभी किसी से उधार लेती, कभी किसी की जगह ज़्यादा काम कर लेती। मैं जब भी कहती, माँ मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, काम करूँगी, माँ डाँटती, तेरी पढ़ाई ही मेरी पूँजी है बेटी, तू पढ़ेगी तो मेरे जैसे दिन नहीं देखेगी। मैं चुप हो जाती। फिर एक दिन माँ को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। वो खुद अभी 40 के आस-पास थीं, पर मेरे लिए रिश्ते देखने लगीं। उसी गरीब बस्ती में एक लड़का पसंद किया, विनय। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, लड़का बहुत मेहनती है, दिन रात मजदूरी करता है, घर गरीब है, पर दिल बड़ा साफ है। मैंने माँ की आंखों में देखा और कहा, जैसा आप ठीक समझे माँ। बस इतना कहकर मैंने अपना सर उनकी मर्जी के आगे झुका दिया। शादी हो गई। विनय सचमुच वैसा ही था जैसा माँ ने बताया था। सुबह 4 बजे उठता, मिस्त्री के साथ साइट पर चला जाता, शाम को लौटता तो थके बदन से भी मेरे लिए कुछ न कुछ लाता। कभी 2 केले, कभी गजरे का फूल, कभी 1 रुपए की चॉकलेट। मैं मना करती तो हंसकर कहता, अंजना, तू खुश रहेगी तो मेरी सारी थकान उतर जाएगी। हम सास ससुर और छोटे देवर सौरभ के साथ एक छोटे से मकान में रहते थे। सास थोड़ी सख्त थी, पर विनय की वजह से मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। 2 साल बाद ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया, आर्यन। फिर 2 साल बाद बेटी, दिया। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। फिर एक दिन वो काला दिन आया। विनय एक 10 मंजिला इमारत पर काम कर रहा था। ऊपर से नीचे गिर गया, सिर पर गहरी चोट। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं विधवा हो गई। सास ससुर ने मुंह फेर लिया। सास ने साफ कह दिया, अब सौरभ की शादी करनी है, कमरा उसकी बीवी को चाहिए, तू अपनी माँ के पास चली जा। मैंने हाथ जोड़े, माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, ये बच्चे भी तो विनय के हैं। सास ने ठंडी आवाज में कहा, ये घर अब तेरा नहीं, जा अपनी माँ के पास। मैं दोनों बच्चों को लेकर माँ के उस कच्चे मकान में लौट आई। माँ अब भी लोगों के घरों में काम करती थी। अब मेरे और मेरे दोनों बच्चों का बोझ भी उन पर आ गया। मैंने कहा, माँ मैं भी काम करूंगी। माँ ने मना किया, बच्चे छोटे हैं, घर संभाल, मैं हूं ना। पर घर का खर्च कहाँ से चलता? सरकारी स्कूल में फीस नहीं थी, पर किताबें, कॉपियां, पेंसिल, यूनिफॉर्म, दवाई, हर चीज के लिए पैसा चाहिए था। बच्चे जब कुछ मांगते तो मेरा कलेजा कट जाता। मैं माँ से कहती, आर्यन की कॉपी खत्म हो गई, दिया की पेंसिल टूट गई, आर्यन को जूते चाहिए। माँ चुपचाप पैसे निकाल कर दे देती, पर मैं देखती थी कि उनकी आंखें भर आती थी। आखिर एक दिन मैंने कहा, माँ मैं अब और आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मुझे भी काम करने दीजिए। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है बेटी, एक जगह है,
गौरव शर्मा का बंगला, बहुत बड़े अमीर हैं, सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, कोई औलाद नहीं, काम ज्यादा नहीं होगा। मैंने वहां बात की है। मैंने सुकून की सांस ली। दिल में कहा, चलो, ऊपर वाले ने कोई रास्ता तो दिखाया। अगले दिन मैं डरते डरते उस विशाल बंगले के गेट पर पहुंची। गेट इतना बड़ा था कि मैंने जिंदगी में सिर्फ फिल्मों में देखा था। चौकीदार ने ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे कह रहा हो कि मेरी औकात इस गेट के अंदर जाने की नहीं। फिर इंटरकॉम पर बात की और छोटा सा दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर घुसी तो पैर कांपने लगे। घर इतना बड़ा था कि मेरे कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। लाउंज में एक अधेड़ उम्र की औरत सोफे पर बैठी थी, खुद में पुराना फोटो एल्बम, आंखें लाल। मैंने हल्के से कहा, मालकिन जी। वो चौंकी, जल्दी से एल्बम बंद किया। आवाज उदास थी, तुम अंजना हो? फिर काम समझाने लगी। देखो, इस घर में सिर्फ मैं और मेरे पति गौरव शर्मा है। मेरे पति को सफाई से बहुत सख्ती है। धूल का एक जरा भी निशान नहीं होना चाहिए, खासकर उनकी स्टडी रूम में। वहां कुछ छूने से पहले मुझसे पूछ लेना। नाम लेते ही उनकी आवाज कांप गई। फिर बोली, वो थोड़े कड़क मिजाज हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मैंने सर हिलाया। वो उठी, किचन दिखाया। आज का नाश्ता और दोपहर का खाना तुम्हें बनाना है। फिर बोली, मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में हूं, जरूरत हो तो आवाज दे देना। मैंने कहा, मालकिन जी, कोई और नौकरानी तो है नहीं, मैं ही हूं। वो एक पल को रुकी, जैसे भूल गई हूं कि मैं क्यों आई हूं। फिर बोली, हाँ, ठीक है, और तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। मैंने काम शुरू किया। झाड़ू पोंछा, बर्तन, नाश्ता। अभी टेबल लगा ही रही थी कि सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। गौरव शर्मा, लंबा कद, भारी भरकम शरीर, सफेद कोट, आंखें तीर की तरह तेज, बिना नजर उठाए बोले, नहीं हो? मैंने कहा, जी मालिक, अंजना, कावेरी की बेटी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गए। मुझे नाम से मतलब नहीं, काम से मतलब है। मेरे घर में सुस्ती और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा, जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगी। वो चाय का कप उठाते हुए बोले, एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ चोरी चकारी नहीं चलेगी। गरीबों की फितरत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मौका मिले तो एहसान फरामोशी करते हैं। मेरे सीने में कुछ छुप गया। मैंने आंसू पी लिए और कहा, मालिक, मैं गरीब जरूर हूं पर बेईमान नहीं। वो मेरी तरफ देखे बिना बोले, ये बातें पुरानी हो गई, जाओ लॉन की सफाई करो। और हाँ, मालकिन आराम कर रही हैं, उनके कमरे के आसपास भी मत दिखना। मैं चुपचाप बाहर निकल गई। शाम को जब घर लौटी तो माँ से बोली, माँ, वो लोग बहुत अजीब हैं, मालिक बहुत घमंडी और बदतमीज, मालकिन सारा दिन कमरे में बंद रहती है। माँ खांसते हुए बोली, बेटी, अमीरों के अपने दुख होते हैं, सब्र रख, ऊपर वाला देख रहा है। पर माँ की खांसी और उनकी कमजोरी मुझे अंदर से खाई जा रही थी। अगले दिन माँ को तेज बुखार चढ़ आया। मैंने कहा, माँ, आज आप मत जाइए। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, नई नौकरी है, पहले ही दिन छुट्टी मांगोगी तो गौरव साहब निकाल देंगे। मैंने कहा, पर आपकी दवाई? माँ बोली, तू फिक्र मत कर, जा। सारा दिन मेरा दिल माँ पर अटका रहा। शाम को मालिक से एडवांस मांगा। वो भड़क गए, पहले दिन एडवांस? यही औकात है तुम लोगों की? मैं रो पड़ी, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई के लिए चाहिए। वो गुस्से में बोले, कल से आने की जरूरत नहीं, अगर पैसों का इतना लालच है। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। भगवान के लिए मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं सारे पैसे काम करके लौटा दूंगी। शायद उन्हें नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए कुछ नोट मेरी तरफ फेंक दिए। मैं जमीन से पैसे उठाकर दौड़ती हुई घर भागी। घर पहुंची तो माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी, सांसें उखड़ रही थी। मैं चीखी, माँ, आंखें खोलो। माँ ने धीरे से आंखें खोली। बेटी, फिक्र मत करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैंने दवाई दी पर हालत सुधरने का नाम न ले रही थी। कुछ दिन बाद माँ ने बताया, बेटी, मुझे कैंसर है, बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। मैंने रोते हुए पूछा, माँ, आपने बताया क्यों नहीं? माँ ने मेरा हाथ थामा। बताती तो तू क्या करती? तू पहले ही अपने बच्चों और पति के गम में आधी हो चुकी है। मैं तेरी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती थी।
मैं कुछ न बोल पाई, बस माँ को सीने से लगा लिया। अब घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर था। मालिक का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मालकिन की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। एक सुबह मैं लॉन में झाड़ू लगा रही थी। गेट के बाहर एक मासूम सी आवाज आई, आंटी, भगवान के लिए पानी पिला दो। 8-9 साल का बच्चा, कपड़े फटे, चेहरा मुरझाया, आंखें प्यास से ढंसी हुई। मुझे अपने आर्यन की याद आ गई। तभी मालिक की सफेद गाड़ी आकर रुकी। बच्चे को देखते ही दहाड़े, भागो यहां से, ये कोई धर्मशाला नहीं। बच्चा डरा पर बोला, साहब, बस एक गिलास पानी। मालिक ने कंधे से जोर का धक्का दिया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। मालिक गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मालिक को पता चला तो नौकरी चली जाएगी। पर वो बच्चा जमीन पर बैठा रो नहीं रहा था, बस खाली नजरों से गाड़ी को जाते देख रहा था। मेरे अंदर की औरत चीखी, ये बच्चा है। मैं तेजी से किचन में गई, गिलास में पानी भरा, नाश्ते से बची एक रोटी उठाई और दौड़कर बच्चे के पास पहुंची। ले बेटा, पानी पी, ये रोटी भी खा ले, मालिक चले गए हैं, जल्दी खा और चला जा। बच्चा जमीन पर बैठकर रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। एक घूंट में सारा पानी पी गया, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, आंटी, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। उसकी मुस्कान ने मेरे सारे दर्द एक पल को भुला दिया। मैं मुस्कुरा भी ना पाई थी कि फिर गाड़ी की आवाज आई। मालिक लौट आए। मेरे होश उड़ गए। गिलास मेरे हाथ से छूटकर टूट गया। मालिक गुस्से में उतरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से रोटी चुराने की। बच्चा मेरे पीछे छुप गया। मैंने हाथ जोड़े, मालिक, सिर्फ एक रोटी थी, बच्चा भूखा था। वो चीखे, गरीबों की फितरत ही यही है, अब तुम पर तरस कौन खाएगा, निकालो इसे। शोर सुनकर मालकिन भी बाहर आई। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा, पर वो बच्चे को देखते ही जैसे पत्थर हो गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ न बोली, बस पलटी और कमरे में चली गई। मालिक ने मुझे जोर का धक्का दिया, आज के बाद यहां मत दिखना, तनख्वाह चोरी में कट गई, अब भूखों मरना जैसे ये भिखारी। गेट मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैं बाहर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ की दवाई, बच्चों का राशन, घर का किराया, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो नन्हा बच्चा खामोशी से मेरे पास खड़ा रहा। मैं उठी, घर की ओर चल पड़ी, वो भी मेरे पीछे पीछे। मैंने पलटकर कहा, बेटा तू क्यों आ रहा है। वो बोला, आंटी, आप क्यों रो रही हो। मैंने कहा, मेरी नौकरी चली गई, तेरी वजह से। फिर खुद पर शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे गले लगा लिया, नहीं बेटा, गलती मेरी किस्मत की है, अब तू जा। पर वो बच्चा मेरे साथ साथ चलता रहा, जैसे कह रहा हो कि अब हम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर हैं। और मैं, अंजना, फिर से उसी अंधेरे में खड़ी थी जहां से माँ ने मुझे निकालकर रोशनी दिखाई थी। अब वो रोशनी भी बुझने को थी।